हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमारा ये 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली आपको हम एक प्रैक्टिस सेट हिंदी के कराएंगे। फिर देखिए, कल से आपको जीएस के भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको एक छोटा से गद्यांश दिया जिसमें एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ के फिर आपको बताना है कि आंसर इसमें कौन सा होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि से यदि अनुशासन नहीं तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक, तो आइए, इसी पे एक प्रश्न है, तो आप अपने पैसेज पढ़ा होगा तो अब इसका आंसर आप दे देंगे। देखिए, कह रहे हैं कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको एक ही प्रश्न कह रहे हैं कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसमें पूरे गद्यांश में आपको क्या बातें बताई गई हैं उसी का आपका शीर्षक होता है, तो उसमें आपको करें। तो देखिए, कह रहे हैं कि अनुशासन, ए नंबर करें कि जीवन, सद्भाव या शांति। तो इसमें अनुशासन के बारे में बताया गया है, तो आपका ए नंबर यहाँ पे सही चला जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं आगे। देखिए, ये आपका एक पैसेज तो आपको आना ही आना है, तो वहाँ आपके 5 से 4 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। देखिए, ये पैसेज है आपका, तो यहाँ प्रश्न संख्या कह रहे हैं कि आपको कितने से बताना है। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक इसी गद्यांश को पढ़ना है और इसी से आपको प्रश्न बताना है। तो अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। देखिए, सुनिए अच्छे से। देखिए, इसी में आपको प्रश्न मिलेंगे। कहने कि मापना सब इंसान की पुरानी फितरत है, हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सब समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। आइए आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि कार्ल वंडरविच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है क्या है? बुखार है। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। तो 58.6 यहाँ पे फ़ारेनहाइट होना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। आइए आगे देखते हैं। इसी नाम से एक गीत बना एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड्स आई और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के, देखिए यहाँ जोनाथन, इससे क्वेश्चन आपको बनेगा। जोनाथन हुसनैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया। देखिए, लंबा शोध किया तो यह इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 58.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई? गलत बता दिया। देखिए क्या और क्या कहते हैं। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, बड़ों के मुकाबले बच्चों का। यहाँ ये देखिए, कह रहे हैं कि बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही बनते हैं। आइए आगे देखते हैं।
बस खत्म होने वाला बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं, इनसे अनेक उतार चढ़ाव की था भर पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब होती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ठीक, तो ये आपका पैसेज था, तो हमने पढ़ दिया। तो अब यहाँ पे आपको प्रश्न देखना है। अब आपको यहाँ प्रश्न देखना है। यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाता है, नहीं जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। देखिए यहाँ से यही आपका ऑप्शन नंबर सही दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर इसमें से गलत कहता है तो आप सब पढ़ते तो यहीं आपका मिल जा रहा है। बी वाले पे यहीं देखिए, यहाँ नीचे ही मिलेगा आपको प्रश्न का आंसर। देखिए यहाँ पे दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ठीक, तो आपका दूसरा का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आइए और अगला चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, कह रहे हैं कि सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। कह रहे हैं कि बुखार, उपन्यास, उतार चढ़ाव या मापन। तो कौन सा है भाई आपका ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए मापन, तो यहाँ पे आपको आंसर शुरू में ही इसके कहते के मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये यहाँ देखिए मापन सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। ठीक, तो आपका तीसरा आंसर यहाँ मिल जाएगा शुरू में ही एकदम पैसेज के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सही कथन आपको यहाँ पे चुनना है। चलिए, कह रहे हैं कि बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तापमान की कंपेयर कर रहे हैं, तापमान के कंपेयर में आपको कर रहे हैं, तो सही कथन आपको यहाँ पे चुनना है। तो कह रहे हैं कि बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ, तापमान थोड़ा ज़्यादा था। कहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए सही वाला कथन कह रहा है। देखिए कह रहे हैं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मामूली सा कम होता है, नहीं मामूली सा ज़्यादा होता है, वहाँ आपने पढ़ा था। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो गया। पूरे मानव समुदाय के लिए 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक ही सही है, नहीं कम ज़्यादा इसमें बताया गया है। फिर कह शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा अधिक, देखिए थोड़ा अधिक नहीं कम बताया गया है, सुबह के समय ना पढ़े थे आपने, और शाम तक थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, कम की तरफ पे तो उल्टा बोल रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं गलत है। तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ नीचे आप पढ़ेंगे तो मिलेगा ऑप्शन। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहे उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान देखिए सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है, तो उन्होंने कहा ज़्यादा हो गया तो गलत है ना, और शाम को थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है, उन्होंने कम बताया है, तो यहाँ गलत हो गया इसलिए। ठीक, तो यहाँ और आपका बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है तापमान। तो ठीक, तो इसलिए आपका पहला नंबर चौथे का सही हो जाएगा। पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए 5वां कह रहा है, कह रहे कि जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में क्या किया, बताइए। तो इन्होंने क्या किया था, तो आपका क्या किया था भाई, लंबा शोध किया था। तो आप यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक यहाँ पे, ये यहाँ, ठीक लंबा शोध किए थे। जोनाथन हुसनैन ने क्या किया था भाई, यहाँ पर लंबा शोध किया था। ठीक, तो इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन 5 तक हो जाते हैं। आइए अगला चीज देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, गजटेड के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई किसका किया जाता है, कहने की अधिसूचना, पृष्ठांकन या अनुस्मारक या ज्ञापन। तो कौन सा हो जाएगा, अधिसूचना होगी। क्या होगी, अधिसूचना। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कहने की दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा, यानी कि प्रिय मित्र महोदय होगा, श्रद्धेय महोदय होगा या माननीय महोदय होगा। भाई दो अपरिचित, कहें दो अपरिचितों के आपस में आपसी पत्र व्यवहार में, मतलब आपसी जब पत्र व्यवहार लिखेंगे तो उसमें संबोधन आप क्या लिखेंगे, तो संबोधन आप क्या लिखेंगे, कहें प्रिय मित्र लिखोगे कि महोदय लिखोगे, प्रिय मित्र लिखोगे कि महोदय लिखेंगे आप। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी रखेंगे, महोदय लिखेंगे। भाई अपरिचित हैं, अभी आप अपरिचित हैं, ना कि आपकी मित्रता हुई है, प्रिय मित्र तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बी नंबर आप सही इसमें ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पत्र से 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए 8 नंबर करेंगे,
सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है? मतलब सामाजिक पत्र के अंतर्गत इसमें से कौन पत्र आता है? कहने कि बधाई पत्र, पुस्तक मंगाने हेतु पत्र, शुल्क माफ करने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बधाई पत्र देंगे ना, सामाजिक पत्र के अंतर्गत, मतलब आप समाज में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो, या कोई कुछ पा रहा, नौकरी पा रहा, तो आप क्या करेंगे? बधाई पत्र लिखेंगे। ठीक, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए कहने कि यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं, ठीक है, तो किसे कहते हैं? कहने स्मरण पत्र होगा, अनुमोदन पत्र होगा, या प्रतिलिपि होगा, या प्रतिवेदन होगा। बताइए भी कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिलिपि कहेंगे। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? बताइए, तो क्या कह सकते हैं? कह रहे हैं एक कहानी कहेंगे, एक प्रकार का महाकाव्य कहेंगे, या सी कह रहे हैं कि एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण कहेंगे, या एक प्रकार का कृत्य कहेंगे। बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण कहेंगे। ठीक है, संक्षेपण को आप क्या कहेंगे? एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण कहेंगे। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। आइए देखते हैं। कह रहे उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद बताइए। देखिए आपको उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद बताना है, ठीक है, ना कि आपको दीर्घ स्वर, हास्य स्वर या वृत्त स्वर नहीं पूछा है आपसे। तो आपसे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद पूछा है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर कहें कि मूल स्वर, संधि स्वर, ए बी दोनों, तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। कितने भाई? दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर पहला है आपका, और दूसरा है संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर। तो दो प्रकार के आपके उत्पत्ति के अनुसार स्वर होते हैं। देखिए मूल स्वर को आधार स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूल स्वर को आधार स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर को आधार स्वर भी कहते हैं। अब देखिए मूल स्वर क्या होते हैं? देखिए मूल स्वर जो होते हैं वो होते हैं जो उच्चारण में कम समय लगेगा, जैसे आ, ई, उ, री। ठीक, तो ये क्या होते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं, जिन्हें उच्चारण में कम समय लगेगा, या अन्य स्वरों का सहयोग नहीं लेते हैं। ये क्या मतलब? ये अन्य सहयोग के अन्य स्वरों के सहयोग से ये नहीं बोले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर आपके कौन कौन से सेट आते हैं? देखिए जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, तो ये री हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। तो देखिए इनमें आ, ई किसी स्वर की ये सहायता नहीं ले रहे हैं और उनके उच्चारण में कम समय लग रहा है। ठीक, तो इसी को मूल स्वर कहते हैं। अब देखिए अब इनको हम बताते हैं आपको संधि स्वर। देखिए संधि स्वर क्या होता है? तो देखिए संधि स्वर जिसकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। अब संधि स्वर भी आपकी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल संधि स्वर, मूल संधि स्वर, और एक संयुक्त संधि स्वर कह लेते हैं। देखिए मूल संधि स्वर समान स्वरों के मेल से, मतलब ये समान स्वरों के मेल से बनेंगे। जैसे बड़ा आ कैसे मिलता है? आ प्लस आ से बड़ा आ मिला। ठीक है, और छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बना। ठीक, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल संधि स्वर कहते हैं, जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, और अगला देखिए है, अगला है संयुक्त संधि। ठीक है, ये किसके? संधि स्वर के भेद हैं। संधि स्वर के दो भेद हैं, मूल संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। देखिए इनको क्या होते हैं? संयुक्त जो होते हैं, संयुक्त संधि स्वर जो होते हैं, ये जो हैं जिनका मेल असमान स्वरों से निर्माण होता है। जैसे एक का है भाई, एक का निर्माण ए का निर्माण छोटा आ प्लस छोटी से हुआ है। ठीक, ए का निर्माण छोटा आ प्लस ए से हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार आपका जैसे ओ का छोटा आ प्लस ऊ से हुआ है, और औ का छोटा आ प्लस ओ से हुआ है, तो अ हुआ है। तो इस प्रकार के स्वर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही चला जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि संधि स्वरों का भेद है, दीर्घ, लघु, संयुक्त, या ए बी दोनों। क्या हो जाएगा भाई? तो कौन सा हो जाएगा भाई? संधि स्वरों का भेद। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी, दीर्घ और संयुक्त, दीर्घ और संयुक्त। ठीक है, चलिए आगे। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है।
तो कह रहे हैं कि आशा, तो देखिए आप एक विशेषण लगाएंगे, लास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे अच्छा अच्छी, ठीक। कह रहे हैं कि सागर, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि आशा, आशा क्या है, अच्छी है, तो मतलब ये स्त्रीलिंग हुआ अच्छी, अच्छा आशा अच्छा है, अच्छा सही नहीं बैठ रहा है। आज्ञा अच्छी है, गरिमा अच्छी है। देखिए सागर, सागर अच्छी है कि अच्छा है, सागर अच्छा है, तो मतलब आपका डी नंबर सही हो जाएगा, पुल्लिंग पूछा है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला करें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय, तो बताइए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। न्याय क्या है, न्याय अच्छा है, ना कि न्याय अच्छी है, ठीक। तो अच्छा अच्छी लगा के आप चुन लेंगे, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताना है। करें कि उत्साह, उत्साह कैसा, अच्छी है, अच्छा अच्छा है उत्साह। चक्रव्यूह अच्छा है, तो ये सब आपके पुल्लिंग कहलाएंगे। संकल्प अच्छा है। देखिए मृत्यु, मृत्यु आपका क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो मृत्यु क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, करें कि निम्नलिखित में तो स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए। करें कि किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो भाई कौन सा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, तो अहिंसा हो जाएगा। क्या, अहिंसा आपका बी नंबर सही हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि संधि के 3 भेद होते हैं, जैसे आपके स्वर संधि, स्पेस संधि और स्पेस संधि। तो कौन होती है भाई आपकी संधियां, मतलब 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसमें देखिए स्वर संधि तो दे दिया, अब ढूंढो कौन कौन सा है। देखिए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, व्यंजन विसर्ग, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो संधि आपकी 3 प्रकार होती है और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला है, देखिए कह रहे हैं कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्य करें कि आ प्लस न्याय होगा, अन्य प्लस अन्य होगा, अन्य प्लस यान्य होगा, या अन्य प्लस आन्य होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि भाई, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि मतैब किस संधि का उदाहरण है। तो कह रहे हैं इसमें आपको संधि का नाम बताना है, इसमें संधि का नाम बताना है, ठीक है। तो बताइए, कह रहे हैं कि गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, या व्यंजन संधि है। देखिए इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे, मतैब का मत प्लस एब, तो क्या हो जाएगा भाई, मतैब, ठीक। तो इसमें कौन सा हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। क्या भाई, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए एक और पूछता है, मतैक में कौन संधि है, कई बार आया है, मतैक, मतैक में कौन सी संधि है। तो इसमें भी आपकी कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। जैसे मत प्लस एक, एक, ठीक। इसकी तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए देखिए अगला है, कह रहे हैं कि इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो ये आपसे पूछा गया है। देखिए इति प्लस आदि, देखिए छोटी ई, देखिए छोटी ई प्लस बड़ा आ मिल के क्या बनाएगा, बड़ा या। तो इत्यादि कौन सी संधि है इसमें, यण संधि। कौन सी भाई, यण संधि, ठीक है, यण संधि। चलिए बताइए, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, तो ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 21। चलिए करें कि प्रतिमान में समास है। प्रति, देखिए प्रति प्लस मान, देखिए प्रति आपका एक मूल शब्द है, सॉरी मान एक आपका मूल शब्द है, प्रति क्या है आपका उपसर्ग है। किसी मूल शब्द के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, तो प्रति क्या है, एक उपसर्ग है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा समास है जिसमें उपसर्ग लगता है, तो किसमें लगता है, तो आप जानते हैं इसमें अव्ययी समास में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऐसे आप तोड़ लेंगे तो ऐसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप पता कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आइए अगला देखते हैं। देखिए करें कि काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। देखिए काली, काली प्लस मिर्च, मिर्च, देखिए काली क्या है, एक विशेषण है, काली क्या है, विशेषण है, और मिर्च क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो अब पता चल गया होगा कौन सा भी ऐसा कौन सा समास है जिसमें एक पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो आप जानते हैं इसकी डिफिनीशन। तो ये किसकी होती है, कल ही हमने आपको बताया था, कर्मधारय का होता है। कल हमने सारे समास की आपको जो 4th नंबर प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें सारे कर्म समास की परिभाषा बता दिए थे, ठीक है, ठीक है। देखिए ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि में, ठीक। बहुब्रीहि में ये किसी दूसरे का अर्थ बतलाता है, ठीक है। देखिए द्वंद्व समास आप जानते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका विग्रह करने पर और आता है, ठीक है, माता पिता भाई बहन छोटा बड़ा,
अब भाई भाव अभी बताया जिसमें उपसर्ग लगा रहता है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। चलिए, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आप देखिए अब क्या है, कहें कि अपहरण में उपाय अपहरण में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग भाई किसी मूल शब्द के पहले लगता है, तो देखिए अप प्लस हरण, तो हरण क्या है भाई, आपका मूल शब्द है, अप क्या है, उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे निकाल, ऐसे भी कर लीजिए चाहे वैसे भी कर लीजिए किसी तरह से, ठीक है। तो देखिए हरण तो बिल्कुल नहीं, हरण पता नहीं क्या दे रहे हैं, ऐसे ऑप्शन भी बनाए हैं, ठीक, तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, कहें कि पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय में आपको क्या बताना है, उपसर्ग। देखिए जय आपका मूल शब्द है, जय आपका मूल शब्द है और परा आपका उपसर्ग है, ठीक, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो वो होता है किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, तो बताइए। देखिए जल क्या है, जल आपका एक मूल शब्द है, मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है, तो आप क्या बचा, प्लस लगाओ ना, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ऐसे तोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करें कि कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा हो जाएगा भाई आपका, देखिए कड़ु, कड़ु क्या है आपका एक मूल शब्द है, आहट क्या है आपका उपसर्ग है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, कहें कि जत्था, तपसी, फोड़ा या कौन सा अग्नि, तो बताइए भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। तो आग इसका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तो ऑप्शन डी नंबर अग्नि जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है। देखिए तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द से सीधे जो कहते हो हिंदी में ले लिए गए हैं, ठीक, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। चलिए या बोले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम शब्द बताना है, बताइए अटारी का तत्सम, तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि अंटारिका होगा, अटालिका होगा या अट्टालिका होगा या अट्टालिका होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, अट्टालिका होगा, ठीक, अटारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न के कौन सा शब्द विदेशज है, बताइए भाई, तो कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं कि चश्मा, जूता, जीव, वायु, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, चश्मा। चश्मा कैसा शब्द है, ये विदेशज शब्द है, तो ये कहाँ का है, ये एक फारसी शब्द है, कैसा है चश्मा, एक फारसी शब्द है जो उर्दू भाषा का एक शब्द है, जो उर्दू भाषा का एक शब्द है, ठीक, तो ए नंबर आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, करें कि लहर किस प्रकार की संज्ञा है, लहर किस प्रकार की संज्ञा, करें कि समूहवाचक, देखिए कोई समूहवाचक नहीं है, करें कि जातिवाचक या देखिए भाव इसमें कोई नहीं दिख रहा, कोई व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, लहर एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक, तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कहने पराया, अपना, जागरण या सब, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, जागरण एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, देखिए ये जो हम है ये रेखांकित पद है, ठीक है, हम के नीचे देखिए अंडरलाइन है, तो हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित में पद है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं भाई, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, कौन कौन से आपके, पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा कौन सा है निश्चयवाचक, तीसरा कौन है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और चौथा कौन सा है संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक, और पांचवा कौन सा है पांचवा कौन सा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और छठा कौन है निजवाचक सर्वनाम, ठीक, इस प्रकार आपके 6 प्रकार के सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक। तो अब इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो हम क्या है एक कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, हम जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर चला जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहे हैं कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको आना ही आना है। चलिए भी देखिए, तो क्या है मुझे, तो कैसा है मुझे, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष, मुझे जो है उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष उसे कहते हैं बात कहने वाले, अर्थात वक्ता को हम उत्तम पुरुष, कौन, बात कहने वाले अर्थात वक्ता को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ये उत्तम पुरुष में कौन आता है, देखिए ये भी याद रखिए, जैसे मैं हो गया, इनका भी सबको ध्यान रखना है। मैं, हम, हमारा, मुझे, मैंने, मुझको, हमने, ठीक है, हमने और मेरा। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में। कौन कौन, मैं, हम, हमारा, मुझे, मैंने, मुझको, हमने, मेरा, ये आपके उत्तम पुरुष। ठीक, आइए देखते हैं, आप मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है भाई, जिससे बात कही जाए, अर्थात श्रोता। जैसे आप कह रहे हैं किसी के बारे में और किसी के सामने जो सुन रहा है वही आपका श्रोता हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। तो जिससे बात कही जाए वह क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष में आप याद रखिएगा, जैसे तू, तुम, जब, आप। देखिए आप वाला कई बार पूछा गया है, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको। देखिए ज़्यादातर जहाँ ता ज़्यादा बार आ रहा है वो जान लीजिएगा, कि आपको ऐसे ही इसका देना है। आप वाला याद रखना है, अपने और आपको ये याद रखना है, वरना तुम ता जिसमें देखिए आ रहा है तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम। तो ये सब आप जान लेना भैया किसमें है, मध्यम पुरुष में है। ठीक है, आगे देखिए एक बच्चा और आपका अन्य पुरुष। कौन, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में कौन आएगा, अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके अर्थात श्रोता और वक्ता को छोड़कर जिसके संबंध में बात कही गई हो वह क्या होता है, अन्य पुरुष कहता है। जैसे वह, वे, यह, ये, इन्हें, उनको, उनसे, इन्हें, इससे, उसको। ठीक, ऐसे वर्ड हैं। तो ये आप इनको याद रखिएगा, ऐसे ही आपसे बनता है। जैसे दे देगा कि भैया उसको में कौन सा पुरुष है, तो आप देगा ऑप्शन में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उसको आपको क्या लगाना है, अन्य पुरुष में। ठीक, तो आप देखिए बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन, मुझे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 33 का ए नंबर हो जाएगा। मुझे क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि निम्न में विशेषण आपको बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे विशेषण बताना है। कह रहे कि बताइए, कह रहे कि क्षम्य है, फेन है, शिक्षा है या ब्रह्म है। बताइए भाई क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्षम्य में आपका क्या है, विशेषण है, जिसका अर्थ है क्षमा किए जाने योग्य, जिसका अर्थ है क्षमा किए जाने योग्य। तो आपको विशेषण जानते हैं भाई, हर वीडियो में आपको बता रहे हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक पहला, दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक, तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक, और चौथा कौन सा है भाई, सार्वनामिक। ठीक, इस प्रकार आपके 4 विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। चलिए अगला चलते हैं। कह रहे कि अनुमान का विशेषण होगा, कह रहे कि अनुमानित, उपमान, अनुमानक या अनुमित। तो कौन सा हो जाएगा अनुमान का, तो विशेषण ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अनुमानित। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला कह रहे हैं कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए अगर विशेषण पूछता तो 4 आप बताते, लेकिन यहाँ तुलना लगा दिया है, तो तुलना के आधार पर क्या पूछ रहा है आपसे, तो 3 की 4 की 5 या 2, कभी भी जल्दबाजी में 4 मत मार दीजिएगा। ठीक है, तो आपको तुलना के आधार पर 3 ही तो होते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण कितने होते हैं, अवस्थाएं होती है 4, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन, मूलावस्था। ठीक है, मूलावस्था पहला है, दूसरा है उत्तरावस्था। ठीक, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है उत्तमावस्था। तो इस प्रकार आपके विशेषण जो हैं तुलना के आधार पर जो इनकी अवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए इनको मूलावस्था किसे कहते हैं, इसमें विशेषण की किसी भी से तुलना की जाती है, जैसे मोहन सुंदर है। ठीक, और उत्तरावस्था में इसमें 2 पदार्थों की तुलना की जाती है, एक की अधिकता या न्यूनता
दिखाई जाती है, जैसे राम श्याम से अच्छा है, ठीक। और उत्तमावस्था क्या है, इसमें एक की तुलना दो से अधिक वस्तुओं से की जाती है, दो से अधिक वस्तुओं से की जाती है, और उसे सबसे ऊंचा या नीचा दर्शाया जाता है, जैसे राम अपनी श्रेणी में सबसे चतुर है, ठीक। तो ये आपके विशेषणों में तुलना के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि आइए अगला चलते हैं। कह रहे कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, तो बताइए भाई, उड़ रही क्रिया है, तो इसमें आपको बतलाना है, ठीक। कह रहे कि जो उड़ रही कैसी क्रिया, कह रहे कि प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है। तो देखिए, चिड़िया जो आकाश में उड़ रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसमें कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है, मतलब एक कर्म भी होता है, ठीक। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है भाई, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे कराना, करवाना, ना कराना, करवाना, ठीक है। तो ये आपकी कैसी है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखिए, कोई चिड़िया आकाश में उड़ रही, कोई करवा तो नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 38 नंबर, कहने कि निम्नलिखित में से अव्यय आपको बताना है। कहने कि वर्तमान, नया, तथा और सुंदर, तो बताइए भाई। तो अब तो पहले आप जानिए अव्यय, तो अव्यय के बारे में आप बिल्कुल पढ़े हैं। देखिए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, क्या भाई, लिंग, वचन, कारक या पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज हो गया, कब हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, तथा, अतः, ठीक। ये सब क्या है, ये आपके अव्यय हैं, क्या है, अव्यय हैं। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, क्या भाई, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक, ठीक। और चौथा कौन सा है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। इस प्रकार आपके अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका है सी नंबर हो जाएगा। तथा कैसा शब्द है, ये एक अव्यय है। चलिए आइए अगला देखते हैं। कहने की निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, बताइए। तो कहने की पूर्णकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत या पूर्ण या पूर्ण क्रिया द्योतक कृदंत, तो बताइए इसमें आपका कौन सा नहीं हो जाएगा। तो कौन सा नहीं हो जाएगा भाई, ये इसका एक प्रकार नहीं है, बी नंबर सही हो जाएगा। भूतकालिक कृदंत या जो है कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सीता सखियों, देखिए अंडरलाइन सही वाला है, सहित, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। कह रहे हैं कि वाक्य का रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। जो सहित है, रेखांकित शब्द है, ये जो है पूछ रहे हैं कि अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण। कह रहे हैं कि समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या विस्मादि बोधक है। तो कैसा है, तो आप बताएंगे भाई ये कैसा शब्द है, ये एक संबंध बोधक है। संबंध बता रहा है ना, सीता सखियों सहित, मतलब एक संबंध को बतला रहा है, पुष्प वाटिका गई, ठीक। अगर और होता तो समुच्चय बोधक आप लगाते, ठीक। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहें कि निम्न में अव्यय है, तो अव्यय कहें कि भारत, श्याम, आ, दक्षिण, ठीक। तो ये देखिए, भारत संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, दक्षिण संज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक ही बचता है, तो आपका सी नंबर 1 क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, आ। चलिए अगला बताइए। अगला कह रहे हैं कि अमृत का पर्यायवाची बताना है। चलिए देखिए भाई, तो अमृत कह रहे हैं कि पीयूष होगा, वसन होगा, पावक होगा या निकेतन होगा। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, पीयूष, ठीक। पीयूष जो है कैसा शब्द है, ये आपका अमृत शब्द है। देखिए अमृत के और पर्यायवाची है, जैसे मधु, सुधा, जीवनोदक,
नोदक, सोम, अमी, अमी, सुरभोग और देवाधर, देवाहार। तो ये कैसे क्या है, कुछ अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि अमृत का पर्यायवाची है, हो गया। अब देखिए कह रहे हैं कि वसन। देखिए वसन वसन क्या है, वसन मतलब वस्त्र। तो वसन का पर्यायवाची जैसे अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर। तो ये कैसे हैं, ये वस्त्र के पर्यायवाची वसन के। ठीक है, और बताते हैं। अगला देखिए, अगला है पावक। किसका है, पावक का। पावक का जैसे भी आग का, आग कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, ज्वाला, दहन, धनंजय, वायु सखा, हुतासन, धूमकेतु। ठीक, इस प्रकार ये पावक के क्या हो गए, आपके पर्यायवाची हो गए। अगला देखिए निकेतन। भाई क्या है, निकेतन मतलब घर। क्या, घर। तो ये घर का पर्यायवाची है, जैसे भवन हो गया, आलय हो गया, निवास हो गया, गेह हो गया, सदन हो गया, आयतन, आवास, निलय और धाम। ठीक, तो ये आपके क्या है, निकेतन के पर्यायवाची। ठीक, निकेतन मतलब घर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि कुंदन। क्या भाई, कुंदन का पर्यायवाची बताइए। देखिए कुंदन का पर्यायवाची करेंगे, हेम होगा, दुश्मन होगा, पतंग होगा या स्वजन होगा। तो बताइए भाई, तो कुंदन माने क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। कुंदन मतलब जिसको बोलते हैं आप सोना या कनक। देखिए हेम बोलते हैं, इसका कुंदन का पर्यायवाची मतलब सोना का। तपनी बोलते हैं, महाराज होता है इसका पर्यायवाची। सोना तो आपका जानते, सोना, स्वर्ण, कंचन। ठीक, और कनक। तो ये आपका कुंदन का ये क्या है, पर्यायवाची है। कुंदन का पर्यायवाची है। ठीक है, और देखिए अगला है दुश्मन। दुश्मन का पर्यायवाची जैसे आरी बोलते हैं, आरी, रिपु, विपक्षी, अमित्र। ठीक, बैरी। ठीक, ये आपके दुश्मन के पर्यायवाची हो गए। आगे देखते हैं। देखिए, और पतंग। पतंग क्या है, पर्यायवाची जैसे नाव, ये नाव का है। ठीक, तरी, जलयान, नौका। ठीक, तो ये प्रकार आपके क्या हो जाएंगे, पतंग के पर्यायवाची। और स्वजन मतलब सगे संबंधी, रिश्तेदार। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है देखिए 44 नंबर। कहें कि आवृत्त का विलोम बताना है। आवृत्त का विलोम आपको बताना है। चलिए भाई, आवृत्त का आपको विलोम यहाँ पर बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो करें कि, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, अनावृत्त। चलिए आगे चलते हैं। करें कि प्रसारण का विलोम शब्द है, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, आकुंचन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। तो कौन सा भाई, जैसे आपका क्या हो जाएगा, सु जोड़ देंगे, सुता। सुता माने क्या होगा, पुत्री। ठीक, बेटी। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करें कि अथक अकथ शब्द युग में सही अर्थ है, कौन सा हो जाएगा। कहने कि बिना थके हुए, जो कहा ना जाए, या थका हुआ, कहने योग्य, कथनी या दयनीय, थकावट या अकथन। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए अथक मतलब बिना थके हुए, और अकथ मतलब जो कहा ना जाए। ठीक, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है कहने कि अंश। देखिए सा में अंतर है, तो आपको शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 48 का। तो एक अंश माने इसका मतलब क्या होता है, कंधा। ठीक, और इसका ये अंश का मतलब हिस्सा। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। कहने कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कहने कि धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, धोबिन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है।
देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करें कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है। करें कि 36, 36, 36 या 36, कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। ये 36 का आपको सही हिंदी वर्ड में पूछा है, ठीक। तो छा आदत पूरा था में बड़ी मात्रा सा, ठीक। तो इस प्रकार आपके पूरा 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।